बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसमें हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो 4 मेजर ग्रुप में बांटे गए थे। जो ग्रुप थे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन और एल्गी। उसके बाद हम एक और कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज वायरसेस। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, लेकिन अन्य सूक्ष्म जीवों के कंपैरिजन में ये थोड़े अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वे केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जब वो किसी होस्ट के साथ अटैच होंगे तभी रिप्रोडक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं। विच में भी बैक्टीरियम, वो होस्ट जो है वो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर नंबर 2.5। 2.5 में, फिगर नंबर 2.5 में कुछ एक वायरसेस बताए गए हैं। ये 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, यहाँ वायरसेस के स्ट्रक्चर हैं। कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ, खांसी, आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये वायरसेस के कारण होते हैं। कुछ सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और जो बेटा आजकल की महामारी चली हुई है कोरोना, ये भी वायरस के कारण है, जिसका नाम कोविड-19 है। डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। कुछ एक बीमारियां जैसे डायसेंट्री, मलेरिया, ये जो है ये प्रोटोजोन जो कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इसके द्वारा होते हैं। वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस। और टाइफाइड और टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, ये बीमारियां जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने क्लास 6 और 7 में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, डिजीज के बारे में पढ़ा होगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जो छोटे छोटे जीव हैं, रहते कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनका ठिकाना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, जो बोलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, एक सेल के भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। सम एल्गी प्रोटोजोन आर मल्टी सेलुलर। लेकिन कुछ एल्गी, काई, शैवाल और कुछ प्रोटोजोन जो हैं वो मल्टी सेलुलर के हैं, बहुकोशिकीय हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ये जो हैं सभी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, चाहे वो बर्फ जैसा ठंडा क्लाइमेट हो या बहुत गर्मी वाला हो, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शीलैंड, मरुस्थल से लेके दलदल वाली जमीन तक सभी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो है वो ग्रो कर जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग की तरह अन्य जीवों के अंदर भी जो है वो ग्रो कर जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स while other exist freely।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अन्य ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो करते हैं और कुछ जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमारा और सूक्ष्म जीवों के बीच में क्या तालमेल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, इनमें से बहुत सारे जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, आओ इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ें। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए जो हैं फायदेमंद हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे बहुत सारे काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बोलता है सूक्ष्म जीव बहुत सारे कार्यों में यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, जैसे हम दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को साफ करने में भी प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल का जो वेस्ट होता है जैसे गोबर वगैरह, फिशेस, गोबर और यूरिन आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, ये जो हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट की ब्रेकडाउन की जाती है इनके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और यूजेबल सब्सटेंसेस में जो है इनको बदला जाता है। जैसे आपने देखा कि सड़ी गली चीज़ों का हम ढेर लगाते जाते हैं, पशुओं के गोबर का ढेर लगाते जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सड़ा गला देते हैं तो उनकी जो है वो कंपोस्ट बन जाती है, जिसका यूज हम खेतों में करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ एक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा कि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया था, एजोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया था जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता था, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, जो उपजाऊ शक्ति जो थी वो बढ़ती थी। तो सॉइल की, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत योगदान होता है। हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड बनाने में, दही बनाने में और ब्रेड बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है और वो क्या करता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा कि दूध को दही जो बनाया जाता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दही में बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लेकिन कर्ड बनाने का जो काम कर रहा है वो बैक्टीरिया है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये दही बनाने, दूध से दही बनाने का काम करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है। एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो
इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज। जो बैक्टीरिया है वो पनीर बनाने में भी हेल्प करता है, मदद करता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, जैसे अचार हैं और अदर फूड आइटम्स को बनाने में भी बैक्टीरिया जो वो हेल्पफुल हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। हम देखते हैं कि जैसे हम सूजी बनाते हैं, इडलीज बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, उनमें भी हम दही जो है वो डालते हैं। कैन यू गेस वाई, क्यों डाला जाता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल इन फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, वो राइस, इडली की और डोसा बैटर की फर्मेंटेशन में, किण्वन में भी सहायता करते हैं। एक्टिविटी 2.3, अब देखेंगे हम कैसे जो हम भटूरे बनाते हैं या पूरी बनाते हैं, उसके लिए जो आटा गूंथते हैं उसमें हम ईस्ट डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्या होता है? टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद द वार्म वाटर। उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाइए और गर्म पानी मिलाइए। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, थोड़ी सी अमाउंट में उसमें खमीर डालना है, ईस्ट डालना है। एंड नीडेड टू मेक सॉफ्ट डब, और उसको गूंदो ताकि उसके छोटे छोटे सॉफ्ट, कोमल, मुलायम डब्स जो है वो बन जाएं। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आप क्या देखेंगे? डिड यू फाइंड द डब्स राइजिंग, क्या आप देखते हैं कि आटा जो है वो फूल गया? ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आटे में जो ईस्ट हमने डाला, खमीर हमने डाला, वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो प्रोड्यूस करता है, जिससे आटा फूल जाता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स होते हैं गैस के, वो डव के अंदर भर जाते हैं, जिससे आटे का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। यही कारण है, यही आधार है जिसके कारण जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकरीज में ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए जो है वो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक तौर के ऊपर क्या प्रयोग करते हैं? बड़े व्यवसायों में इसको कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पे अगर हमने एल्कोहल बनाना है, वाइन बनानी है, शराब बनानी है, एसिटिक एसिड विनेगार बनाना है, तो वहाँ पे भी किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का प्रयोग जो है, जो हम कमर्शियल, व्यावसायिक तौर के ऊपर एल्कोहल बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, शराब बनाते हैं बड़े स्केल के ऊपर, वहाँ पे भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस etc। जो हमने वाइन बनाने के लिए अनाज, बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूसेस जो है वो यूज़ किया होता है, उसकी मिठास के ऊपर जो है वो ईस्ट बड़ा जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो करता है
और वो हमारे लिए बहुत पर्पसफुल होता है। एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water। एक 500 ml का मिलीलीटर का आधा किलो का जो है वो बीकर लेना है, उसको पौना सा पानी से भरें। डिजॉल्व 2-3 स्पून ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2-3 चम्मच चीनी के डालें। एड अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू दिस शुगर सोल्यूशन, उस शुगर सोल्यूशन में आधा चम्मच खमीर का डालें, ईस्ट का डालें। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस, इसको ढक करके थोड़ी सी गर्म जगह पे रखें। फॉर 4 to 5 आवर, 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन की स्मेल, गंध को चेक कीजिए। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई गंध आई उसमें से? किस प्रकार की गंध निकल रही है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, यह गंध जो है वो अल्कोहल की होगी। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट ने, खमीर ने शुगर को, जो चीनी थी उसको, मिठास थी उसको अल्कोहल में बदल दिया। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, यह किण्वन की प्रक्रिया है। और कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, that is known as fermentation। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाइयों के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं, चाहे टैबलेट दें, कैप्सूल दें या इंजेक्शन दें, जैसे पेनिसिलिन का। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक आते कहाँ से, कैसे बनते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा सोर्स है इन एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती है, उन्हें मार देती है। ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अंडरलाइन भी मैं साथ के साथ कर रहा हूं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। इन दिनों बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से बहुत सारे जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ एक ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जा रहे हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस। ये एंटीबायोटिक जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, के प्रयोग के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में इनका सहायता ली जाती है, इनको उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक
and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के उपदेश के अनुसार ही लेने हैं। जैसे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बताता है उसी तरीके से हम एंटीबायोटिक लें, अन्यथा ना लें। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो डॉक्टर ने आपको पूरा कोर्स बताया है उसका पूरा कोर्स करें दवाइयों का। बीच में आधी अधूरी दवाइयाँ ना छोड़ दें, ना ही एक्सेस में लें। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर आप इसे अधिक मात्रा में लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो जब आपके शरीर को एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो यह काम नहीं करेगा। Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria इन द बॉडी। अगर आप अननेसेसरली अनावश्यक एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो आपके शरीर में बेनिफिशियल, आपके लिए लाभदायक या फायदेमंद जो बैक्टीरिया शरीर में है वो भी मर जाएंगे। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस कॉज्ड बाय द वायरसेस। एंटीबायोटिक कोल्ड और फ्लू के लिए यूज नहीं होते हैं क्योंकि यह वायरस के द्वारा जो है वो फैलाया जाता है। वैक्सीन, वैक्सीन क्या चीज है? When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibody. जब कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, ऐसा सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैला रहा है, हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर जो है उसको उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है वो खत्म हो जाए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन। इससे हमारी बॉडी यह सीख जाती है कि किस तरीके से माइक्रोब से लड़ना है अगर वो दोबारा बॉडी में एंटर करता है। If dead or weakened microbe are introduced into a healthy body, अगर एक स्वस्थ शरीर के अंदर माइक्रोब्स की को डेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में एंटर करवाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडेड बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। तो उस माइक्रोब्स को बॉडी जो वो खत्म कर देती है एंटीबॉडी तैयार करके, और बॉडी जो है वो एंटीबॉडी तैयार कर लेती है ताकि दूसरी बार जो है वो अगर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब उसके अंदर एंटर करेगा तो उसको वो किल कर सके। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीजेस इंक्लूड कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियों से जो है वो वैक्सीन से बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन से बचा जा सकता है, जैसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस। आजकल भी आपने देखा कोरोना महामारी चली हुई है और उसके लिए भी जो वैक्सीन लग रही है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड डोज में। पहले फर्स्ट डोज लगती है फिर सेकेंड डोज लगती है। तो एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for smallpox in 1798। एडवर्ड जेनर ने जो था वो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। जब आप आपके बचपन में जब आप छोटे छोटे थे तो आपको इंजेक्शन लगाए होंगे ताकि आप बीमारियों से बच सकें। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस?
यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्या आप उन इंजेक्शन की लिस्ट बना सकते हैं, उन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं जिनसे आपको बचाया गया हो? इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज। यह बहुत ही आवश्यक है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं इन बीमारियों से बचे। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। सभी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होती है और समय समय पर ये बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड देखी होगी, कई बार एडवर्टाइजमेंट आती है कि बच्चों को पोलियो से बचाएं। पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर, कार्यक्रम के अंदर बच्चों को जो है वो दवा पिलाई जाए, वैक्सीन दी जाए ताकि वो जो है वो इन घातक बीमारियों से बच सकें। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है वो भी एक वैक्सीन है। द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब वर्ल्ड वाइड जो कैंपेन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट चली, उससे जो था वो स्मॉल पॉक्स को का उन्मूलन किया गया, उसको जड़ से उखाड़ा गया। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। आजकल के दिनों में बहुत सारे वैक्सीन जो है वो तैयार की जा रही है ताकि लार्ज स्केल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को जो है वो बीमारियों से बचाया जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी जिन बच्चों को जो कोई अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो वो मुझे टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं, या मैं इस वीडियो को जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख के भी आप जो वो तो बात को समझ सकते हैं। फिर भी समझना है तो आप मुझे टेलीफोनिकल कंसल्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस